अब आते हैं अपन बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पे। ठीक है, अभी ये कुछ टर्मिनोलॉजी सामने रखनी है, एक बार याद रखनी चाहिए, आपको आनी चाहिए। परचेज का मतलब जब आप गुड्स खरीदते हो, जब आप असेट खरीदते हो, वो उसका मतलब परचेज नहीं है। परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये शब्द केवल कब आएंगे? गुड्स के केस में ही आएंगे। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो सकता है? रिटर्न इनवर्ड, ऐसा रिटर्न जो अंदर आया धंधे में, यानी कि सेल होके वापस आया। ऐसे परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या हो सकता है? रिटर्न आउटवर्ड्स, ऐसी रिटर्न जो कि धंधे से बाहर निकल गई। बैड डेब्ट, जो अमाउंट इररिकवरेबल है डेटर से। सॉल्वेंट, जब आपके पास पैसे में औकात है, फाइनेंशियल लिक्विडिटी है उधार चुकाने की, नहीं है तो इनसॉल्वेंट। ऐसे ये कुछ शब्द है हमारे। रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल इनकम। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, ये बार बार होती है, रिकरिंग नेचर की होती है। टर्नओवर का मतलब किसी पर्टिकुलर पीरियड में आपकी सेल्स पूछी जाए, 1 महीने का टर्नओवर बताओ, 6 महीने का टर्नओवर बताओ, 12 महीने का टर्नओवर बताओ। जो जिंदा डोमेस्टिक एनिमल है आपके पास, हॉर्स, काउ, पिग्स, ये सब आपके लिए लाइफ स्टॉक है। एक इंडिविजुअल जिसको नेटवर्थ बुलाता है अकाउंटिंग में, उसी को व्यापार की दुनिया में हम कैपिटल नाम देते हैं, जो कि हमारी बाजार की वैल्यू भी बनती है। अब यहाँ से आते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, जिनमें हम सीख रहे हैं सबसे पहला हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी सॉल्वेंसी की जानकारी हमें देता है, और ये जानकारी यूजर तक पहुंचती है, गवर्नमेंट, क्रेडिटर, ओनर, इन्वेस्टर तक। तो हमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज करनी पड़ती है, जिससे ये सारे लोग एक बारी में समझ जाए। और ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है कॉमन सेट ऑफ रूल से बनी हुई है, और इसी को हम बुलाते हैं गाप, जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटेंसी प्रिंसिपल। जर्नल, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नेचर क्या है? तो ये एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है, एक स्टेबल रूल्स है, सबके लिए एक जैसा। दूसरा, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए। तीसरा, ये फ्लेक्सिबल है, थोड़ा बहुत बदलाव है। अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन में थोड़ी बहुत चीजें बदलाव की। कॉमनली एक्सेप्टेड है वर्ल्ड वाइड, रिलीवेंसी रखते हैं, आप इन पे डिपेंड कर सकते हो, ये फैक्चुअल है और वेरीफाइबल है। और इसमें कोई भी पर्सनल बायसनेस, भेदभाव, पक्षपात, किसी पर्सनल जजमेंट का शामिल नहीं है। और ये सबसे फिजिबल चीज है, इस पे भरोसा करके आप आगे जा सकते हो। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिनको अजम्पशंस भी बुलाते हैं, यही हमारी अकाउंटिंग लैंग्वेज है। हमारे इंडिया में ICAI अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करता है। इसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ने को मिलते हैं। तो सबसे पहला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। धंधा शुरू हुआ है चलने के लिए, ना कि बंद होने के लिए। तो बिजनेस जब तक कंटिन्यू चलेगा, जब तक कि बंद नहीं हो जाता, और ये एक बहुत लंबा पीरियड माना जाएगा। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से हम ये मानते हैं कि हर धंधा एग्जिस्ट करने के लिए बनाया गया है, ना कि बंद करने के लिए बनाया है। और इसी से फिर हम जोड़ते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कि आप जो भी मेथड अकाउंटिंग में यूज कर रहे हो, वो ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर कांस्टेंट रहना चाहिए। जैसे आगे एक हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के दो मेथड है, SLM और WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। अब जैसे यहाँ पे मैं अंतर समझा रहा हूँ, देखो आपको, अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक असेट है हमारे पास 1 लाख रुपए की, कितने की मशीन है, और डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। अब SLM जो है वो ये कहता है कि पहले साल जो लगा वही हर साल लगा। तो पहले साल 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। माइनस करे तो कितना बचा? 90। अब 90 में से 10 गए तो कितना बचा? 80। अब 80 में से, हाँ सॉरी, 90 में से 10 गए तो 80, 80 में से 10 गए तो 70,000 बचा भैया। WDV ये कहता है हर साल की जो वैल्यू है उस पे लगाओ। तो 1 लाख में से 10% हटाया, 10,000 तो बचे 90। अब 90,000 का 10% लगाया तो ये हुआ 9,000। अब बचा 81। अब 81 पे 10% लगाया तो हुआ 8,100 रुपए। तो अब बचे 72,900। आप देख रहे हैं दोनों मेथड से वैल्यू में अंतर आया कि नहीं आया? अब अगर आप ये वैल्यू का मेथड बार बार चेंज करोगे तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कभी कम, कभी ज्यादा, कभी कम, कभी। तो ये कंसिस्टेंसी कांसेप्ट यही कहता है कि मेथड एक कांस्टेंट रहना चाहिए ईयर टू ईयर, कम से कम 3 साल तो चलाओ, फिर बदल लेंगे भैया। क्लियर है दोनों कंसेप्ट? तीसरा कंसेप्ट है हमारा, हाँ करते हैं ना बेटा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, अगर ज्यादा जाएगा प्रॉफिट कम होगा, और अगर कम जाएगा प्रॉफिट। इस तरीके से खिलवाड़ होगा। मैंने कहा ना बट हाँ, पर कम से कम 2 साल 3 साल तो मेंटेन रखो एक मेथड। ऐसे तुम्हारी सहूलियत पे नहीं कि अभी लॉस हो रहा है तो अभी ये वाला, अभी प्रॉफिट हो रहा है तो ये वाला, ऐसे भी है ना। एक चीज ली है तो फिर वो चलनी चाहिए। तीसरा कंसेप्ट अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब, अक्रूवल का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। क्या रिकॉर्ड करना? जब हो गया तब। जैसे कि जब उधार में सेल होती है तो हम कैश आने का इंतजार थोड़ी करते हैं, आज के आज ही रिकॉर्ड कर देते हैं। वो कौन से बेसिस पर करते हैं? अक्रूवल कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। जो हमने कहा ना, डेबिट साइड इक्वल्स टू
क्रेडिट अगर एक तरफ से गया होगा तो दूसरी तरफ से आना भी चाहिए, अगर एक तरफ से आया है तो दूसरी तरफ से जाना भी चाहिए, अगर किसी को कुछ रिसीव हो रहा है तो किसी को कुछ देना भी पड़ेगा। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, धंधा अलग माना जाएगा, व्यापारी अलग माना जाएगा, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, इसलिए हम ओनर के अलग से ट्रांजेक्शन करते हैं। ओनर के कौन कौन से ट्रांजेक्शन है? कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनको हम अलग लेके चलते हैं। अगर मालिक पैसा लेके जा रहा है तो हम उसका हिसाब अलग करते हैं, हम उसको हमेशा अलग मानते हैं। बिजनेस की अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए हम कौन सा कंसेप्ट, जब भी ये मैं कहता हूँ कि बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है, इसको कहते रहते हैं ना अपन बहुत सी बार, कृष्णा जी पूछते रहते हैं सर ऐसा हुआ तो मेरे लिए तो परचेज होगी, तो अपन इसको ये तो बोलते हैं कि व्यापार के लिए सोचो, तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कंसेप्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है। अगला कंसेप्ट मनी मेजरमेंट, सारी चीजों को किसमें मेजर करेंगे? मनी के टर्म्स में, इससे फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी होगी। अब अगर आप इंडिया में डॉलर दिखाओगे तो परेशान हो जाएंगे, तो इंडिया में क्या चलता है? इंडियन रुपी। अकाउंटिंग पीरियड स्टार्टिंग से लेके शुरुआत तक अगर अकाउंटिंग करने बैठे तो जब धंधा बंद होगा तब होगी अकाउंटिंग, तो इसलिए हमने एक टाइम पीरियड बनाया 12 महीने का, कि हर 12 महीने में धंधे को बंद चालू करके खाते के अंदर। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के बाद आया हमारा कॉस्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये कहता है असेट को जब भी रिकॉर्ड करो तो एक्वायर्ड प्राइस पे रिकॉर्ड करो, फ्यूचर में भी हम वही एक्वायर्ड प्राइस पास्ट प्राइस ही दिखाएंगे, इससे कहानी आसान हो जाएगी, चार्ज लेस होगा मामला। फिर जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करना चाहें, दोबारा कंस्ट्रक्शन करना चाहें, तब हम इसको मार्केट वैल्यू पे ला सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट के बाद कॉस्ट के बाद आया डुअल एस्पेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम का हमारा जो कंसेप्ट है, कुछ आया तो कुछ गया, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। अगर एक खाता डेबिट हुआ तो दूसरे खाते का क्रेडिट होना तय है, और हर ट्रांजेक्शन में दो तरफ इम्पैक्ट आएगा, हमारे ही सामने वाले की नहीं, हमारे ही। अगर हमारा कुछ कम हो रहा होगा तो कुछ बढ़ेगा भी, ऐसा ही जिंदगी कहती है हमें। अगर दुख है तो सुख आएगा, और सुख है तो दुख आएगा, और हम बोले नादान समझते नहीं, हम सोचते हैं सुख आ ही रहा है और सुख आ जाए। इसके बाद आया, हाँ जैसे ये यहाँ एक एग्जांपल देके समझा रखा है, ये 1 अप्रैल को आपका 3 लाख था, फिर आपकी सेल हुई 2,60,000 की, तो यहाँ पर ये डेप्रिसिएशन का हिसाब करके ये 50,000 का प्रॉफिट बनता है। और इसी के साथ हम सेकंड पार्ट पे आते हैं, इसके रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। नहीं उसी के पार्ट पे चल रहे कंसेप्ट पे ही अगला कंसेप्ट आया है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये रियलाइजेशन का कंसेप्ट है। आप टाइम डिटरमाइन करो या पीरियड डिटरमाइन करो, कितने समय में आपका रेवेन्यू रियलाइज होता है। 1 जनवरी को ऑर्डर लगा, 25 जनवरी को सप्लाई हुई, 8 अप्रैल को कैश आया। ट्रांसफर जिस दिन हो रहा है ओनरशिप और टाइटल परचेजर को, वो दिन हमारे लिए लीगली लायबल माना जाएगा, ये कहलाता है हमारा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगर आज तुमने माल पहुंचा दिया, भले तुमने आज पेमेंट नहीं किया, लेकिन आज से तुम लायबल हो, हमने तो आज पैसा कमा लिया, आज हमारा रेवेन्यू आ गया। अब वो कैश में जब भी आए वो तब आए। ऑर्डर किया, हाँ ऑर्डर दिया है, पैसे दिए, हाँ तो उसमें रिकॉर्ड हो जाए नहीं, जिस दिन माल जाएगा उसी दिन होगा ट्रांजेक्शन, जिस दिन होगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट के अंदर, हाँ वही तो कह रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, माइनिंग, इनके अंदर एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं। मैचिंग कंसेप्ट, कॉस्ट रेवेन्यू पे चार्ज होती है, कमाओगे उसी पे तो खर्चा बताओगे, लागत किस पे लगेगी? भाई आपने 18 रुपए कमाए तो बनाने में भी तो 12 रुपए खर्च हुए होंगे, तो करेक्ट डिटरमिनेशन होगा इससे नेट प्रॉफिट का। सारे एक्सपेंसेस चाहे पे करे चाहे नहीं करे सब दिखाएंगे। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? टेक्स्ट इनवॉइस मेमो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना आसान हो जाता है, ये ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। डॉक्यूमेंट्स बनाओ हर चीज वेरीफाई करने में और आसान। अब आए अकाउंटिंग इक्वेशन पे, है ना, इसमें से कन्वेंशंस छूट गए, कन्वेंशंस मुझे पढ़ा लो। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, या यूं कहें कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस लायबिलिटी। असेट हमेशा टोटल कैपिटल और लायबिलिटी के बराबर होगी। जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है उससे या तो असेट में चेंज आएगा, या लायबिलिटी में आएगा, या कैपिटल में आएगा, या दोनों में आएगा, या तीनों में आएगा। ये भी हो सकता है एक असेट का इम्पैक्ट दूसरे असेट पे आ गया, ये भी हो सकता है एक असेट का इम्पैक्ट लायबिलिटी पे आ गया, ये भी हो सकता है एक असेट का इम्पैक्ट लायबिलिटी कैपिटल दोनों पे आ गया। तीनों कंडीशनें हो सकती है। ऐसे बैलेंस शीट बनती है, देखो मैंने यहाँ बैलेंस शीट बना रखी है। लायबिलिटी साइड पे मैं दिखा रहा हूँ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ट्रेड पेबल और कैपिटल, और असेट पे दिखा रहा हूँ कैश, लैंड, प्लांट और मशीनरी। ये दोनों साइड अपने आप इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ ट्रांजेक्शन देखो आप, पहला ट्रांजेक्शन क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया, तो असेट में क्या आया बिजनेस के पास? कैश, और कैपिटल के रूप में क्या आई धंधे के पास? कैपिटल। तो 1 लाख इक्वल्स टू लायबिलिटी 0 और कैपिटल 1 लाख, दोनों साइड इक्वल हुई कि नहीं हुई? अब जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन है, अब जैसे फर्नीचर परचेज किया 1 लाख का, सॉरी 20,000 का, तो कैश में से 1 लाख में से 20,000 कम हो गए तो 80,000 बचते हैं, और फर्नीचर अभी तक था नहीं, 0 की वैल्यू अब 20,000 हो गई। तो
तो अब जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है कि 80,000 का कैश है, 20,000 का फर्नीचर है, लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, और कैपिटल जो है वो 1 लाख है। दोनों साइड का टोटल 80 और 20, ये भी मिला के 1 लाख ही हो रहा है, दोनों साइड भी इक्वल है। हाँ दोनों साइड इक्वल चलेगी ना। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं होगी तो गलत हो गया भाई। जैसे यहाँ पर ये दूसरा केस देखो, असेट इंक्रीज हो रही है और दूसरी असेट डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर देखो गुड्स परचेज करें तो कैश कम हुआ और गुड्स ऐड हो गए, एक जगह मिल रहा है प्लस और एक जगह मिल रहा है माइनस। लायबिलिटी पे तो कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया, कैपिटल पे भी कुछ इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन आप नीचे देखो 80,000 की जगह अब कैश कितना रह गया 60,000, फर्नीचर उतना का उतना ही 20,000, और गुड्स अब कितने के हो गए 20। अब अगर आप टोटल लगाओ तो 60-20-20 भी तो कितना होता है। तो जो शुरुआत में आपका 1 लाख था, 1 लाख था, वो फिर हुआ 80,000 20,000, अब कितना हो गया 60-20-20 हो गया। तब भी सेकंड साइड से इक्वली चल रहा है ना, जितना इधर उतना उधर। अच्छा ऐसे तीसरा केस क्या हो सकता है, असेट भी बढ़े और लायबिलिटी भी बढ़े। ऐसे एक केस और हो सकता है, असेट गिर रही है, एक असेट बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ रही है। जैसे यहाँ पर आप देखो गुड्स उधार पे खरीदे तो गुड्स तो प्लस हो ही गए, लेकिन उधार पे खरीदे तो कैश पे कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया। उधार पे खरीदा तो लायबिलिटी क्रेडिटर 20,000 की हो गई। अब आ रहा है कैश 60,000 का, फर्नीचर 20,000 का, और गुड्स 20 और 20 मिलके हो गए 40। 40 और 20 होते हैं 60, 60 और 60 होते हैं 1,20,000। अब इधर देखो क्रेडिटर हो गया 20,000 और कैपिटल हो गया 1 लाख, इधर का टोटल भी कितना हो रहा है 1,20,000। वापिस इक्वेशन मैच होगी। अब ये फिफ्थ ट्रांजेक्शन देखो, आपने 12,000 की कॉस्टिंग का गुड 15,000 में उधार में बेच दिया। अब अगर आपने उधार में बेचा तो 12,000 का माल बेचा तो गुड्स में से तो कितने माइनस हुए 12, लेकिन आपने उधार में बेचा 15,000 तो आपके डेटर में वैल्यू बढ़ गई 15। इससे आपने 3,000 कमाए, जो आप कमाओगे वो आपकी कैपिटल बढ़ाएगी तो 3,000 प्लस हो गए। अब अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो 12,000 माइनस का और 15,000 प्लस का, 12 माइनस 15 प्लस 3,000 ही तो आएगा। तो इधर भी वैल्यू 3,000 ही बन रही है और इधर भी वैल्यू 3,000 ही बन रही है। अब अपन देखें तो कैश सेम है 60,000, फर्नीचर 20,000 से सेम है, 40,000 में से 12,000 हटा दिया तो बचा 28,000 और 15,000 नया आ गया। 15 और 20, अच्छा पहले इधर कर लेते हैं 60 और 20 80, 80 और 28 1,08,000, 1,08,000 और 15 1,23,000। अच्छा इधर देखते हैं तो क्रेडिटर की वैल्यू 20,000 चल रही है और 1 लाख में 3,000 ऐड हो गया तो ये भी 1,23,000 आ गई। हर बार ट्रांजेक्शन के बाद जो न्यू इक्वेशन बन रही है, ट्रांजेक्शन भी इक्वल है डेबिट क्रेडिट के, असेट लायबिलिटी के, है ना। आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी में चल जाएंगे और कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ये इक्वल नहीं हुआ तो गलत हो जाएगा। जैसे आपने किराया दिया तो कैश में से 1,000 रुपए कम हो गए और किराया आपकी कैपिटल कम करेगा तो कैपिटल में से कम होगा। यहाँ पर क्या है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के अंदर जो भी आपके खर्चे हैं या फिर आपके प्रॉफिट हैं वो कैपिटल पे इंपैक्ट दे रहे हैं सीधा ही। एक्सपेंस है तो हम उसको माइनस कर रहे हैं और प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको प्लस कर रहे हैं। अब जैसे ये फाइनल इक्वेशन बनी, कैश है 59,000, है ना, फर्नीचर है 20,000, गुड्स है 28,000 और डेटर है 15,000, तो ये मैंने लिख दिए क्रेडिट इधर बैलेंस शीट में 59 20 28। और लायबिलिटी में मेरे पास दो ये क्रेडिटर और कैपिटल, दोनों साइड का टोटल मेरा बराबर आ रहा है। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, समझ में आ गई बात। ये इस तरीके से फॉर्मेट बनाते हैं हम। यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनेगी, न्यू इक्वेशन के बाद फिर ट्रांजेक्शन आएगा। माइनस करना है तो कैसा साइन दिखाना है, ब्रैकेट का साइन दिखाना है। माइनस करना है तो कैसा साइन दिखाएंगे, ब्रैकेट का साइन दिखाएंगे। फिर नई इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे जो आखिरी इक्वेशन होगी वो न्यू इक्वेशन की जगह फाइनल इक्वेशन बुलाएंगे। एक तरफ असेट, एक तरफ लायबिलिटी, एक तरफ कैपिटल। अब क्वेश्चन में आपको पता लगाना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन में कितनी असेट है। सारे ट्रांजेक्शन में 6 असेट है तो असेट की साइड में कितने नाम आएंगे, 6 नाम आएंगे। ठीक है, जैसे कि एक और देख लेते हैं अपन। जैसे यहाँ पर आप देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में मैं बता रहा हूँ ट्रांजेक्शन का क्या होगा, तो प्लस प्लस होगा या माइनस माइनस होगा या प्लस माइनस होगा या माइनस प्लस होगा। इसके अलावा और कुछ थोड़ी हो सकता है अगर दो ट्रांजेक्शन है तो अपने मतलब दो अकाउंट है अपने पास। जैसे यहाँ पर आप ये देखो, आप पहले आइडेंटिफाई करो अकाउंट क्या है, फिर आप इक्वेशन को मैच करने की कोशिश करो। ये सी है, ई नहीं है ना। और यहाँ पर हम केवल कितनों को कंसिडर कर रहे हैं, असेट लायबिलिटी कैपिटल। रेवेन्यू भी कैपिटल में जाएगा और एक्सपेंस भी कैपिटल में ही जाएगा। जैसे यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कैश असेट है, अगर कैश आया तो प्लस हुआ तो गुड्स कैपिटल में भी क्या हो गया, प्लस हो गया। लेकिन जब यहाँ पर कह रहा है गुड्स परचेज तो आपने कैश में से माइनस किया और स्टॉक में प्लस किया, ये मिल गया। ये तो पहली एंट्री, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब बेटा क्वेश्चन देने वाले पर है, देंगे तो आ जाएगा। क्या होगा, कैश प्लस हो जाएगा, कैपिटल में प्लस हो जाएगा, रिसीव किया है तो जर्नल एंट्री रिसीव किया है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अब जैसे आपने फर्नीचर परचेज किया तो असेट नाम से जो फर्नीचर है उसमें आपने प्लस कर दिया और कैश नाम से जो असेट है उसमें माइनस कर दिया। जैसे कि यहाँ पर ये एक पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, देखो दिख रहा है स्क्रीन पर, व्यू हो रहा है अच्छे से। जैसे हमने बिजनेस शुरू किया तो 40,000 से शुरू किया तो 40,000 और 40,000,
तो न्यू इक्वेशन बनी, कैश है 40,000, स्टॉक है 0, डिबेंचर है 0, सॉरी डेटर है 0, क्रेडिटर है 0, कैपिटल 40,000, दोनों साइड इक्वल है। दूसरा ट्रांजेक्शन कह रहा है आपने उधार में खरीदा, तो 15,000 का उधार खरीदा तो स्टॉक में तो 15,000 प्लस हो गए, और उधार खरीदा तो क्रेडिटर बना तो क्रेडिटर में हो गए 15,000 दोनों साइड इक्वल हो गई। अब न्यू इक्वेशन बनी, कैश है 40,000, स्टॉक है 15,000, लायबिलिटी है 15,000 और कैपिटल है 40,000, दोनों साइड इक्वल है। अब तीसरा ट्रांजेक्शन हुआ, सैलरी पे करी, तो मैंने आपको कहा एक्सपेंस कैपिटल में जाएगा, तो 700 सैलरी के कैश में से माइनस हो गए और 700 कैपिटल में से, दोनों तरफ -700 ब्रैकेट में दिखाना ना माइनस, दोनों साइड इक्वल हो गई। अब न्यू इक्वेशन बनी तो 40,000 की जगह लगे 39,300, स्टॉक हमारा 15 का, क्रेडिटर 15 का, और यहाँ पे हो गया 39,300, दोनों साइड इक्वल हो गई। देखो वापस, अब आपने माल उधार पे बेचा पर प्रॉफिट पे बेचा, 12,000 का माल 15,000 पे बेचा, तो 12,000 का माल 15,000 पे उधार हो गई 3,000। अभी यही तो क्वेश्चन दिखाया था थोड़ी देर पहले, रेंट दिया, इस तरीके से क्वेश्चन चलता गया। ये एग्जांपल कुछ मार्क करवा रखे थे, ये मैंने पता लगवाने का दिया था कि बिजनेस स्टार्ट हुआ तो दो अकाउंट बने, कैश और कैपिटल। गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे तो एक बना क्रेडिटर एक बना स्टॉक, है ना। पेड सैलरी, तो यहाँ पर एक तो जाएगा सैलरी एक्सपेंस है तो कैश में से जाएगा और कैपिटल में से जाएगा। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन।